हे दोस्तों, एक फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के लिए साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला सीरीज, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं साइंस का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बता दें कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ के साथ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन मिला है केंचुआ, ऑप्शन बी में दिया है कुत्ता, ऑप्शन सी में दिया गया है बिल्ली, ऑप्शन डी में दिया गया है बकरी। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो आइए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 21 को दिखा देते हैं। डाउट नोट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नोट ऐप। हे दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है। यहाँ पे 4 पुष्प यानी 4 फूल का नाम दिया गया है, जिसमें से एक ऐसा पुष्प है जो एक लिंगी पुष्प है, उसी को आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे जो गुड़हल पुष्प, सरोज पुष्प, पपीता पुष्प और गुलाब पुष्प। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पपीता पुष्प, चूँकि पपीता का फूल ही एक लिंगी पुष्प होता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 की कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। यानी कौन ऐसा अधातु है, यहाँ पे ध्यान दें धातु नहीं बल्कि अधातु की बात कही जा रही है। तो पहला ऑप्शन मिला है मरकरी, जिसे हम पारा कहते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया है ब्रोमीन, ऑप्शन सी में सल्फर, ऑप्शन डी में दिया गया है सोडियम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मरकरी यानी पारा। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसे हम धोवन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि धोबिया सोडा यानी धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इंटू 10H2O। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। उसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ पे 4 रोग का नाम दिया गया है, इसमें से एक ऐसा रोग जो ऑप्शन में दिए गए होंगे जो जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मस्सा। उसके बाद में आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 25 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो होता है वो काफ़ी ही कम होता है। पहला मिला है एल्युमिनियम। तो आप सभी को मालूम होगा कि एल्युमिनियम का जो गलनांक होता है वो काफ़ी ही अत्यधिक होता है। इसे हम बहुत ही ज़्यादा गलाकर लंबे लंबे आकार में बदल सकते हैं। दूसरा है Na यानी सोडियम, तीसरा है Cu यानी कॉपर, ऑप्शन डी में दिया गया Fe यानी फेरम यानी लोहा। तो दोस्तों क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम एक ऐसा धातु है जिसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी कम होता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का योग जो होता है उसे हम उपचयन कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर उपचयन हो जाएगा। उसके बाद में आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। यहाँ पे 4 स्रोत का नाम मिल रहा है। तो आज सभी को बता दें कि ये जो 4 स्रोत दिए गए हैं ये तीनों में से कोई इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका राइट जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं दिया गया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और काफ़ी ही सिंपल है इस क्वेश्चन का आंसर देना।
कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। पहला सूत्र जो मिला है कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप सभी को मालूम होगा कि CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ये काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। उसके बाद में CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सी में दिया गया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। और डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बता दें कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaCO3 यानी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आज सभी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा यानी करंट का जो मान होता है ना वो काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों अगला क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन 5 दिया गया है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है। पहला है फसल क्षेत्र, ये तो कभी नहीं होगा। नदी तट, समुद्र तट। और डी में दिया गया है वन। तो आप सभी को मालूम होगा कि जैव विविधता का जो आर्थिक क्षेत्र होता है या विशिष्ट क्षेत्र के नाम से अगर जानते हैं ना उसे हम वन जानते हैं। वन में ही वन्य जीव के लिए जैव विविधता काफ़ी ही उपयोगी होता है। अगला जो सवाल देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कौन सा वर्ण सबसे अधिक प्रकीर्णित करता है। आप सभी को मालूम होगा इस क्वेश्चन का जवाब उम्मीद है। तो पहला से मिला है लाल, नीला, पीला, नारंगी। तो आप सभी को बता दें कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा ऐसा रंग है जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। यानी हमें वायुमंडल को हम जब देखते हैं तो कौन ऐसा रंग है जो हमारी आंखें उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, तो वह रंग है नीला। चूँकि यही कारण है कि आकाश यानी वायुमंडल का जो रंग होता है वो नीला दिखाई देता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिला है। पहला ऑप्शन में दिया गया है हवा, जल, शीशा। और डी में दिया गया है हीरा में। तो दोस्तों आपसे बता दें कि प्रकाश का जो न्यूनतम जो चाल होती है वो हवा में होती है और अधिकतम क्या चीज़ होती है तो निर्वात में होती है। क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हवा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 में मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। यानी चालक का किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वह जो निर्भर नहीं करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है। यहाँ पे 4 दर्पण का नाम दिया गया है। यानी कौन ऐसी दर्पण है जिसका फोकस दूरी यानी एफ का जब हम मान लेते हैं वो प्लस में लेते हैं यानी धनात्मक में लेते हैं, तो वह दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 10 को दिखा देते हैं। हे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे 4 हार्मोन दिया गया है। तो पादपों में जो पाने वाला वृद्धि हार्मोन है वह जो हार्मोन का नाम है जिब्रेलिन हार्मोन। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है। 4 ऑप्शन मिला है। पहला है जेडेन यानी जिंक, दूसरा है कैल्शियम, जर्मेनियम। सी में दिया गया है सी यानी कार्बन। तो आप सभी को मालूम होगा कि उप धातु जो होता है वो जर्मेनियम होता है। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर GE हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। यानी सामान्य अनुशीतलन जो रक्तदाब होता है वो 80 mm यानी 80 माइक्रोमीटर होता है या मिलीमीटर होता है। अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 भी काफ़ी सिंपल है। दिया गया है विद्युत वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि विद्युत वलय नामक यंत्र का जो इस्तेमाल किया जाता है वो विद्युत मोटर बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। तो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम्ब होता है जिसे सी द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5-15 में कर रहा है कि हमारा शरीर में pH परास कितने के बीच कार्य करता है। जो हमारे शरीर में जो रक्त का pH परास है, pH परास ठीक है,
वो कितने के बीच कार्य करता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना को। अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 में कि निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिला है। पहला है CH4 यानी मीथेन, C2H6, C2H4 में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, C2H2। उसके बाद में क्वेश्चन 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? 4 यौगिक का नाम दिया गया है। इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन ऐसी यौगिक है जिसे हम ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल और डी में इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में क्वेश्चन 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? पहला ऑप्शन है घास, गेहूँ तथा आम। तो ये तो गलत है। देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है वो घास, बकरी तथा मानव। यानी घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आहार श्रृंखला क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न आपको मैट्रिक एग्जाम में दूसरे तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि मानव के हृदय में वेशमों की संख्या कितनी होती है? तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का राइट आंसर 4 आता है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है क्वेश्चन 21 में कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ का जो ह्रास होता है वो उपचयन कहलाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 22 में कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? या ऐसे भी पूछे जाती है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं तथा कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों आपसे बता दें कि 7 आवर्त होते हैं तथा 18 वर्ग होते हैं। समूह की बात करेंगे तो ये भी 18 होते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं तथा 18 समूह होते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 23 में कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, आखिर क्यों? तो क्वेश्चन का राइट आंसर सी में हो जाएगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। यही कारण है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप लगाया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनरुद्वहन का उदाहरण है? तो वो जो उदाहरण है वो हाइड्रा हो जाएगा। ये जनन चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो वो होता है आधे घंटे के पश्चात। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं मुख्य अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।